हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आज आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज सर कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी काफी दिनों से एक चर्चा बहुत तेजी से सदर्न इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं दो राज्यों के बीच में यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। और ये कोई नया मामला नहीं है भारत के अंदर कि पानी के मसले को लेकर के या किसी रिवर वाटर के मसले को लेकर के यही दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट भारत में देखने को मिल रहा है। ऐसे कई सारी रिवर्स हैं जिनके पानी को लेकर के या जिनके बंटवारे को लेकर के देश में कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा वाटर को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है आज भी। वहीं पर केरला और तमिलनाडु की ही यदि हम बात करें तो पेरियार रिवर के पानी को लेकर के इन दो राज्यों के बीच में यह मसला आपको देखने को मिलेगा। तो आज उसी मसले के बीच में हम देखने वाले हैं कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में यहां पे चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए एम के स्टालिन ने यह कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है और कर्नाटक राज्य जो है, यानी अभी रिसेंटली यहां पे सरकार बनी है कांग्रेस की, जिसके सीएम आपको सिद्धारमैया देखने को मिलेंगे। और यह कहा गया कि कर्नाटक कहीं ना कहीं तमिलनाडु के पानी को रोक रहा है, जो कि उसे चाहिए, जो कि उसको रिलीज करना चाहिए, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं कर्नाटक राज्य जो है वो पानी को रिलीज नहीं कर रहा है जितना उसको चाहिए। आप सभी को पता है कि अभी जो समय देश के अंदर चल रहा है वो खरीफ फसलों का समय देश में देखने को मिलता है, जिसमें राइस की फसल को, जो कि साउथ में सबसे ज्यादा जो कल्टीवेट की जाती है, सबसे ज्यादा फसल जो उगाई जाती है वो राइस की फसल है, धान की फसल। और तमिलनाडु के अंदर अभी जो विशेष प्रकार की यानी स्पेशल जो क्रॉप आपको राइस की देखने को मिलेगी, उसमें करवई की जो क्रॉप है, धान जो है, और सांबा जो धान है वो लगी हुई, जिसके लिए राइस के लिए काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पानी उस प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए कर्नाटक की तरफ से रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि आप हमारे लिए फैसला लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक्शन लेते हुए यह कहा कर्नाटक राज्य को कि आपको हर रोज 24,000 क्यूसेक्स वाटर जो है वो सप्लाई करना होगा, रिलीज करना होगा तमिलनाडु के लिए। और वहीं पर एक अथॉरिटी जो कि इसी वाटर डिस्प्यूट के लिए बनाई गई है, जिसे कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2018 के नाम से जाना जाता है, यह भी इसका भी मानना है कि कर्नाटक को तमिलनाडु को रोज यानी आने वाले 15 दिनों तक 15,000 क्यूसेक वाटर का सप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन कर्नाटक राज्य का यह मानना है कि जिस तरीके का सदर्न वेस्टर्न मानसून जो इस समय बनता है, यानी अभी रिसेंटली मानसून का समय है, और एल नीनो इंपैक्ट की वजह से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एल नीनो इंपैक्ट की वजह से, जो कि इस बार हमारे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन वाले रीजन में जो हमें देखने को मिल रहा है, वो इंपैक्ट है एल नीनो का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदर्न वेस्टर्न मानसून जो है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। तो यहां पे कर्नाटक का ये मानना है, कर्नाटक का ये कहना है कि जो सदर्न वेस्टर्न मानसून जिस तरीके से बारिश होनी थी, लेकिन जून से जुलाई और अगस्त के बीच में जितना पानी गिरना चाहिए था इस मानसून से, वो एल नीनो इंपैक्ट की वजह से नहीं हो पाया, जिसका ये अंजाम है कि जितना पानी हमारे रिजर्वायर के अंदर स्टोर होना चाहिए था वो पानी उतना रिजर्व नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम कम सप्लाई कर रहे हैं। तमिलनाडु में जितना पानी का सप्लाई होना चाहिए था वो कर्नाटक नहीं कर पा रहा है, और कर्नाटक के जितना पानी सप्लाई तमिलनाडु की तरफ किया जा रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कर्नाटक के किसानों का भी
ये मानना है कि जितना पानी हमें भी मिलना चाहिए उतना पानी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पानी किस तरफ जा रहा है, तो वो तमिलनाडु की तरफ जा रहा है। तो अभी रिसेंटली मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर कई सारे किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। मतलब दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो है मेन, वो है पानी, जिससे धान की खेती को क्या किया जा सके, बड़े प्रोडक्टिवली तरीके से यहां पे किया जाए, जो कि वो नहीं हो पा रहा है। और ये सारा कारण है एल नीनो इंपैक्ट की वजह से। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे कावेरी रिवर डिस्प्यूट के मामले में, जो कि काफी पुराना डिस्प्यूट है। ऐसा माना जाता है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है आज का मामला नहीं है, कोई नया मामला नहीं है। ये 150 साल पुराना, यानी अंग्रेजों के टाइम का ये मामला है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। और इस पर किसी भी तरीके का कोई भी कंक्लूजन हमें कोई निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, पानी की बात करें, रिवर की बात करें, तो ये एक स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है। हमने संविधान में 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा है अंडर दी 7th शेड्यूल, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स अलग अलग लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें कानून यूनियन को बनाने का है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर स्टेट के मामले मेंशन किए जाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं, जिसमें राज्य को यह अधिकार है कि वो राज्य के अंदर के मामलों में कानून बना सकती है। और एक लिस्ट होती है तीसरी, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन बात रिवर की जब की जाए, तो कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल के अंदर यह 2nd लिस्ट का मामला आता है कि रिवर राज्य का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है। लेकिन जब इस रिवर के पानी को लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य का जब संपर्क होता है, यानी जिस तरीके से कावेरी रिवर की बात करें, तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मागिरी हिल से, जो कि वेस्टर्न घाट पर सिचुएटेड है। यहां से इसका ओरिजिन होता है। देख सकते हैं आप यहां पे मैप में कि कर्नाटक राज्य से यहां से इसका ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मागिरी हिल से इसका ओरिजिन होता है ना। राइजेस ऑन ब्रह्मागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट, ब्रह्मागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट काफी बड़ा है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक आपको वेस्टर्न घाट यानी 6 राज्य इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसी वेस्टर्न घाट से टकरा करके मानसून जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। मैं जैसा कि आपको मैप में यहां पे बताता हूं, ये है वो वेस्टर्न घाट का इलाका, जो कि सदर्न वेस्टर्न जो मानसून है वो यहां से टकरा करके ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन ये जैसे ही टकराता है वेस्टर्न घाट से, तो यहां पे काफी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो इंपैक्ट की वजह से यहां पर बारिश इस बार उतनी नहीं हो पाई है। कई बार न्यूज में आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि पल्सेस के रेट भी काफी बढ़ गए हैं। पल्सेस के जो प्राइसेस है, दाल के दाम जो है आगे चल करके आपको काफी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण बताया गया है कि एल नीनो इंपैक्ट की वजह से, इस नेगेटिव ईयर की वजह से काफी सारा जो मानसून का जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया है। और जून जुलाई अगस्त में जितनी बारिश होनी चाहिए थी, यानी एवरेज से भी बिलो मानसून भारत में इस बार देखा गया है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से ये मानसून ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर भी काफी ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस बार एवरेज से भी बिलो बारिश, रेनफॉल हमें भारत के अंदर देखने को मिला। तो कर्नाटक का यह मानना है कि जितना बारिश यहां पे होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो पाई है। इसकी वजह से जितना रिजर्व होना चाहिए था हमारे रिजर्वायर के अंदर, इसमें आपको एक डैम बहुत ज्यादा चर्चा में देखने को मिलेगा, जिसे हम मैत्तुर डैम के नाम से जानते हैं। यहां पे आप देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये है वो मैत्तुर रिजर्वायर, जिसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि कर्नाटक जो है वो आपको अपर रिपेरियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा, यानी यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है पहाड़ी इलाके से, जिसका पानी बह करके आपको नीचे इलाके की तरफ, यानी तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है ये कावेरी रिवर। तो ये जो अपर रिपेरियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा, यहां से ओरिजिनेट होकर के ये पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। लेकिन कम बारिश होने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से
जितना रिजर्व होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाया। इस वजह से कर्नाटक राज्य जो है तमिलनाडु को कम पानी का सप्लाई कर रहा है। बात करें कावेरी रिवर की, तो कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ब्रह्मागिरी डिस्ट्रिक्ट से हिल से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट, और ये कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ, और उसके बाद में इसका कुछ आपको एरिया केरला में भी देखने को मिलेगा और पौंडीचेरी। यानी इस कावेरी रिवर से बात करें तो कितने राज्यों को और कितनी यूनियन टेरिटरीज को इसका सप्लाई देखने को मिलता है, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के बाद पौंडीचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जिससे केरला कावेरी रिवर का पानी जो है वो सप्लाई होता है। यहां पे बात करें कावेरी रिवर की, तो कावेरी रिवर की जो लेंथ है कर्नाटक से लेकर के पौंडीचेरी बे ऑफ बंगाल तक, तो 805 किलोमीटर की इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि बे ऑफ बंगाल में फिर जाकर के ये मर्ज हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की, तो इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी जिन्हें हम सहायक नदी के नाम से जानते हैं। एक होती है मेन रिवर, और इन मेन रिवर में कई सारी छोटी छोटी नदियों का पानी जो है वो मिल करके सी में जाकर के मर्ज हो जाती है, इसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो कावेरी की भी आपको काफी सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी, जिसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहां पे अर्कावती रिवर यहां पे इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद हेमावती, शिमसा और हरंगी जैसी लेफ्ट जो जोन ट्रिब्यूटरी रिवर जो कि जिनका पानी कावेरी में जाकर के मर्ज होता है। उसके बाद में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ रिवर का पानी कावेरी में मर्ज होता है। उसके बाद सुवर्णावती, नोएल रिवर, भवानी और काबनी, और उसके बाद अमरावती रिवर का पानी जो है वो कावेरी में जाकर के मिल जाता है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। कावेरी की लेंथ मैं आपको बता चुका हूं, 805 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिससे 4 राज्य यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी की मैं बात करूं तो इनको इसका फायदा मिलता है। कावेरी की बात की जाए तो कावेरी को तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा में पौन्नी के नाम से जाना जाता है। इसे पौन्नी रिवर कहा जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। कावेरी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया के अंदर। गोदावरी के बाद कावेरी सदर्न इंडिया की, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके अलावा बात करें इसके डिस्प्यूट की, तो इस पर चर्चाएं कर लेते हैं कि यह मामला एक्चुअल में शुरू कब से होता है, इसका विवाद कब से शुरू होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसको लेकर के 2 एग्रीमेंट किए गए हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात की जाए तो इस कावेरी रिवर को लेकर के 2 बार एग्रीमेंट हो चुके हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रही है, और साथ में मैसूर प्रिंसली स्टेट की बात की जाए तो इनके बीच में यह मामला शुरू होता है। एक्चुअल जो मामला शुरू होता है वो होता है 1974 में, जब इस नदी के पानी को लेकर के तमिलनाडु का यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक जो है इस कावेरी रिवर के पानी को डाइवर्ट कर रही है, अपने हिसाब से कई सारे रिजर्वायर बना रही है और इस पानी को रोकने का काम कर रही है। तो तमिलनाडु के कंसेंट के बगैर यानी तमिलनाडु की परमिशन के बगैर ये सारा काम कर्नाटक के अंदर हो रहा है को लेकर के ये चर्चाएं 1974 में तेज होती है, यानी एक्चुअल जो मामला निकल करके आता है वो 1974 में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए कि भाई कि इसको लेकर के क्या कोई अथॉरिटी बनाई गई है, तो भारत के अंदर तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया जाता है इन 1974 के अंदर ही, और उसके बाद में यानी इसको लेकर के मामला निकल करके ये आता है कि 2007 में ये अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है, और फाइनल वर्डिक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि कितना पानी का सप्लाई जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। देखिए यहां पे ट्रिब्यूनल कब बनाया जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म अ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल,
यानी जब मामला इंटर स्टेट का निकल करके जब आता है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु का ये मामला है रिवर का, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेट का ये मामला है, कर्नाटक स्टेट का ये मामला है, क्योंकि रिवर ओरिजिनेट वहां से होती है। लेकिन ये मामला पानी को लेकर के किसी दूसरे राज्य के साथ में जब हो जाता है, तब इसे हम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के नाम से देखते हैं। तो इसके लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया गया इन 1990 में ट्रिब्यूनल को बनाया गया, और 17 साल के बाद इस ट्रिब्यूनल ने एक फैसला इस बात को लेकर के लिया, यानी 2007 में एक फैसला निकल करके यह आता है कि कितना पानी का सप्लाई जो है वो किया जाएगा इन चारों राज्यों के बीच में। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा देता हूं कि कितना सप्लाई किया जाएगा। तो यहां पे इस पिक्चर पे फोकस करेंगे आप। बात करें केरला की, तो केरला को कितना पानी का सप्लाई किया जाएगा ये कहा गया न्यू जो 2007 का जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से, यानी ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के हिसाब से या अलोकेशन के हिसाब से कि कितना कितना सप्लाई किया जाएगा। तो यहां पे कहा गया कि 30 टीएमसी का सप्लाई किया जाएगा। यहां पे टीएमसी का मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है ये सप्लाई किया जाएगा केरला को। उसके बाद कर्नाटका को कितना सप्लाई किया जाएगा पानी का, तो 284.75 का अलोकेशन कावेरी रिवर का किया जाएगा टीएमसी। और उसके बाद में तमिलनाडु की बात करें तो 404.25 टीएमसी वाटर का अलोकेशन किया गया इसके लिए। और बाद में पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी के लिए 7 टीएमसी का अलोकेशन सिस्टम रखा गया। यह है ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट जो कि 2007 में इसने अपना फैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद में भी यह मामला काफी बढ़ता गया और इसके लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2018 में बनाई गई और इसने भी कुछ यही मामला लेकर के आया कि भाई कि कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के बीच में इस पानी के मसले को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लो रेनफॉल की वजह से भी रिजर्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सप्लाई की जो चेन है या जो अलोकेशन की जो चेन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अभी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कोर्ट के द्वारा फैसले में यह बोला गया कि 24,000 क्यूसेक वाटर का सप्लाई तमिलनाडु को किया जाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब से 15,000 क्यूसेक वाटर का सप्लाई होना चाहिए। लेकिन कर्नाटका इस अथॉरिटी की भी बात नहीं मान रहा है और उसने 8,000 क्यूसेक वाटर का सप्लाई किया है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी बात कर्नाटका के द्वारा नहीं मानी जा रही है। इस बात को लेकर के इस बात का हलफनामा देते हुए कि कहीं ना कहीं बिलो मानसून की वजह से पानी नहीं रिजर्व कर पा रहे हैं या रिजर्व नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम खुद की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे किसानों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाएगा? तो ये चीजें इसके अंदर आपको निकल करके आएंगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये एक मामला है 1956 के अंदर एक एक्ट लाया गया जिसे बोला जाता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है एक्ट 1956। ये बोलता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है जिसे इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट बताया गया है उसके अंदर एक आर्टिकल को मेंशन किया गया है जो कि आर्टिकल 262 के अंदर ये मेंशन करता है कि ये प्रोवाइड है, मतलब ये राइट है भारत की पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट में बाय लॉ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है किसको लेकर के, डिस्प्यूट रिलेटेड एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। यानी आर्टिकल 262 क्लॉज 1 ये मेंशन करता है कि भारत में ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, पार्लियामेंट को है कि किन्हीं दो स्टेट के बीच में या इंटर स्टेट के बीच में कानून बना सकता है पानी को लेकर के, रिवर डिस्प्यूट को लेकर के। ये चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है आर्टिकल 262 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि भारत में यदि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो अंडर द एक्ट 1956 के अंदर बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा।
लेकिन अभी तक ऐसा कोई बोर्ड भारत के अंदर स्टैब्लिश नहीं है। लेकिन 1956 के इस एक्ट के अंदर में ये चीज का कॉन्सेप्ट भी है कि यदि आगे ऐसे कोई मामले इंटर स्टेट वाटर रिवर को लेकर के देखने को मिलते हैं तो उसके लिए उन दोनों राज्यों के बीच में एक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाएगा, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो देखा आपने अभी देखा होगा कि कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट के लिए क्या बनाया गया है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया। ये किस एक्ट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंटर स्टेट वाटर एक्ट डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर में आपको देखने को मिलता है। इस ट्रिब्यूनल का वैसे टेन्योर 1 ईयर के अंदर होता है कि 1 ईयर के अंदर आपको इस तरीके के ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करना होगा, जो कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा 3 साल के अंदर। ये कौन सा कमीशन कहता है, ये सरकारिया कमीशन के अंडर में मेंशन किया गया है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक आयोग भी स्टैब्लिश भारत में किया गया है, जिसे सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 2019 में ये नया नामकरण मिनिस्ट्री का कर दिया गया है। वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसके बाद में सैनिटेशन मिनिस्ट्री, वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, गंगा रेजुवेनेशन मिनिस्ट्री, रिवर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्रीज थी इनको मर्ज करके 2019 के मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इसका नया नाम जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया, जिसके 8 प्रेजेंट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत आपको देखने को मिलेंगे। बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन की तो खुशविंदर वोहरा राइट नाउ इस कमीशन के चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 को इसके अंदर मेंशन किया गया है, जो कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है। अंडर दी इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है इंटर स्टेट के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 262, जिसके अंदर इस तरीके के चीजों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का मामला जो है ये कब तक और कहां तक पहुंचता है, इसके बारे में आगे और भी हमें कई सारी न्यूज अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।